So, good morning, Dr. Nisha Raghav, who is from Balia, Uttar Pradesh, and she is associate professor. और मेरे आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरी मेरी बात का मान रखा और यहाँ आज ज्वाइन किया। आप लंबे समय से मेरे साथ ये ऑनलाइन लॉकडाउन के समय से जुड़ी हुई हैं और इत्तेफाक से रुहेलखंड से भी आपका नाता रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज आप हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं पहले सभी बच्चों से बोल दूं कि सभी बच्चे अपना माइक और वीडियो ऑफ कर दें। किसी का माइक और वीडियो ऑन नहीं होना चाहिए। तकरीबन 50 लोग जुड़ चुके हैं। हेलो, कोई भी अपना माइक और वीडियो ऑन नहीं करेगा। सभी बच्चे, जो भी ऑन करेगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अब मैं फॉर द फॉर्मल वेलकम ऑफ डॉक्टर निशा राघव, आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस रितिका दीक्षित, हु इज़ फ्रॉम एमएससी फाइनल बॉटनी एसएस कॉलेज शाहजहाँपुर। रितिका दीक्षित, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप डॉक्टर निशा राघव जी का फॉर्मल वेलकम कीजिए और उनका इंट्रोडक्शन दीजिए। रितिका दीक्षित। थैंक यू सर। ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं रितिका दीक्षित, एमएससी फाइनल बॉटनी की छात्रा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एवं समस्त एसएस कॉलेज शाहजहाँपुर की ओर से आज लेक्चरर डॉक्टर निशा राघव, एसोसिएट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान विभाग, श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय बलिया का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आपने स्नातकोत्तर मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ से 1984 में किया, दर्शन स्नातक मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ से 1985 में, विद्या वाचस्पति रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से 1990 में किया। आप 1995 से 2000 तक श्री मुरली मनोहर महाविद्यालय बलिया में रिसर्च एसोसिएट के पद पर कार्यरत रहीं। आपने श्री मुरली मनोहर महाविद्यालय बलिया में 20 वर्ष से अधिक अध्यापन का कार्यभार संभाला। आपके 30 से अधिक शोध पत्र व एक पुस्तक प्रकाशित है। आपने 4 छात्रों का शोध निर्देशन भी किया है। आपने 2003 से 2008 तक राष्ट्र बाल विज्ञान कांग्रेस बलिया की एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, गौरैया संरक्षण में मुख्य योगदान। वर्तमान में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में संयोजक महिला प्रकोष्ठ का संकाय अध्यक्ष आयुर्वेद संकाय हैं। मैं पुनः बड़े ही हर्ष के साथ आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच रितिका। और मैं आदर्श जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि आपने इस वर्चुअल क्लासरूम के लिए मुझे इनविटेशन दिया और एक ऐसी पौधे जगत की ऐसी वनस्पति के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो कि देखने में तो बहुत सूक्ष्म है और हम ये समझते हैं शायद हमारे लिए बहुत उपयोगी भी नहीं है, लेकिन हर पौधे का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं ब्रायोफिटिक फ्लोरा के बारे में। तो हम लोग कुछ चर्चा करेंगे इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स और किस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया, कैसे इसका वर्गीकरण किया गया। तो मैं आगे चलती हूँ इसमें। देखिए, ये शब्द ब्रायोफाइटा एक ग्रीक वर्ड है जो कि 2 शब्दों से, 2 वर्ड से मिलकर के बना है, दैट इज ब्रायोन एंड फाइटोन। यू कैन सी हियर ब्रायोन मीन्स द मॉस एंड फाइटोन इज प्लांट। तो मॉस का मतलब होता है मॉसी अपीयरेंस और वेलवेटी अपीयरेंस, यानी ऐसे पौधे, वेलवेट हम सब समझते हैं मखमल, ऐसे पौधे जो मखमल जैसे छूने में, देखने में दिखाई दें, इनको हम मॉस कहते हैं या ये इस डिवीजन ब्रायोफाइटा में रखे गए। ये टर्म ब्रायोफाइटा ब्रॉन ने 1864 में सबसे पहले क्वाइन की टर्म, लेकिन इसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे पौधे रखे जैसे एल्गी, लाइकेन्स एंड मॉसेस। मॉसेस को अलग नहीं किया, एल्गी और लाइकेन के साथ रखा। हम सब समझते हैं एल्गी कुछ कम इवॉल्व पौधे होते हैं या ये वो पहले पौधे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इस धरती पर आए, और लाइकेन्स एल्गी और फंजाई से मिलके उनके सिम्बियोटिक एसोसिएशन यानी सहजीवन से मिलके बने, और मॉसेस जो मैंने अभी आपको बताया है जिनमें की मखमल जैसी संरचना दिखाई दे छूने पर, देखने पर। तो इन सब को ब्रॉन ने ब्रायोफाइटा ग्रुप में इंक्लूड किया। इन ब्रायोफाइटा को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं।
एम्फीबियंस, जहां भी एम्फीबियंस यानी उभयचरी शब्द आता है आपके दिमाग में तुरंत आता होगा कि मेंढक। तो मेंढक क्या है? उभयचरी प्राणी है, यानी उसको जल और स्थल दोनों की आवश्यकता होती है, या यूं कहें कि वो जल और स्थल दोनों में रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी शरीर की संरचना ऐसी होती है कि वो पानी की आवश्यकता उसको अपनी त्वचा को नम करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरत होती है पानी की। और गर्मी के दिनों में, बरसात में मेंढक हमें दिखाई देते हैं, तो वो जल और स्थल स्थल पे कूदते हुए हमें दिखते ही हैं, यानी पाए जाते हैं। तो हम ब्रायोफाइटा को क्यों एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स कहते हैं? तो इसका मतलब कुछ ऐसी संरचनाएं कि इनको जल और स्थल दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन चूंकि ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, यानी ये पहले पौधे जो कि पानी से शिफ्ट होकर धरती पर आए, तो इनमें भी कुछ आवश्यकता पानी की होगी, यानी कुछ संरचना ऐसी जो कि पौधे पानी में पाए जाते हैं, पानी की आवश्यकता होती है। तो ये पादप जगत के एम्फीबियंस क्यों कहलाते हैं? है तो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, आप देख रहे हैं, बिकॉज दे आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बट रिक्वायर वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इनको लैंगिक प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि मेंढक तो पानी में चला जाता है, तो ये पौधे भी पानी में जाते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये पानी की आवश्यकता पूरी करते हैं रेन वाटर से। जब बारिश होती है तो इनमें कुछ संरचनाएं ऐसी होती हैं, लैंगिक संरचनाएं, जिनको हम मेल संरचनाओं को या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को एंथ्रीडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को आर्किगोनियम कहते हैं। वो पानी की बूंदों को स्टोर कर लेते हैं, बस उतना ही पानी इनके लिए आवश्यक होता है ताकि मेल गैमीट, जिनको हम एंथीरोजॉइड्स कहते हैं, वो, या स्पर्म्स भी कह सकते हैं, वो पानी में तैर करके और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी आर्किगोनियम तक पहुंच सके, और मेल और फीमेल गैमीट यानी एंथीरोजॉइड और एग में फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया हो सके और आगे की साइकिल आगे बढ़ सके। तो इसीलिए इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो ये प्रश्न एक शॉर्ट नोट है आपका कि व्हाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज ब्रायोलॉजी? द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी। जैसे कि फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी, एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं, उसी तरह ब्रायोफाइट्स, सारी ब्रायोफाइट्स की स्टडी को हम ब्रायोलॉजी कहते हैं। ब्राउन ने 1864 में फर्स्ट टर्म कॉइन की और बहुत सारा डिस्क्रिप्शन ब्रायोफाइट्स का अलग अलग तरह से दिया। इनको हम फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहते हैं। इसी तरह इंडियन ब्रायोलॉजी के भी फादर हैं, जिनको SR कश्यप यानी शिवराम कश्यप जी हैं, जो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपके लिए आवश्यक हैं। आते हैं कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स पे। यानी अभी हम बात कर रहे थे कि ब्राउन ने एल्गी, लाइकेंस और मॉसेस को ब्रायोफाइटा में रखा। तो ये कहाँ पर एल्गी से मिलते हैं, कहाँ पर इनमें कुछ अलग फीचर्स हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं इनको। तो इनको जो पोजीशन दी गई, मींस दीज प्लांट्स ऑक्यूपाई अ पोजीशन बिटवीन द थैलोफाइट्स एंड वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। थैलोफाइट्स भी क्रिप्टोगैम्स हैं, दीज आर नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, तो जिनको हम एल्गी कहते हैं। मैंने यहाँ देखिए विशेष रूप से इसको रेड से डिनोट किया है। एंड वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, जिनको हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं। तो क्रिप्टोगैम्स में नॉन वेस्कुलर एंड वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हो गए। अब ब्रायोफाइटा को एल्गी और टेरिडोफाइट्स के बीच में पोजीशन मिली है। इसका मतलब कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो कि एल्गल ओरिजिन के होंगे और कुछ कैरेक्टर्स हायर प्लांट से भी मिल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइट्स। तो इनके कौन से कैरेक्टर्स ऐसे हैं? जैसे पहला कैरेक्टर है, दे लैक ट्रू रूट्स, इनमें सत्य जड़ें नहीं पाई जाती, इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो इनको डिस्टिंग्विश करते हैं एल्गी और टेरिडोफाइट से। लेकिन ये कुछ कैरेक्टर एल्गी से मिलता जुलता है, एल्गी में भी रूट्स नहीं पाई जाती, लेकिन एल्गी में कुछ संरचनाएं ऐसी बन जाती हैं जो कि रूट की तरह कार्य करती हैं, यानी होल्ड फास्ट का, यानी इनको धरती से या किसी सबस्ट्रेटम से चिपकाए रखने का कार्य करती है। तो हम उनको होल्ड फास्ट कह देते हैं। यहाँ पर ये राइजोइड्स कहलाते हैं, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है। क्यों रूट लाइक है? क्योंकि ये रूट्स की तरह कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल सरफेस, और दूसरा ये इनको एंकरिंग का कार्य करते हैं, यानी पकड़े रहते हैं सतह को। तो इसका मतलब ये रूट लाइक स्ट्रक्चर काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। पौधे को पानी की आवश्यकता है, लेकिन ये थोड़ी छोटी संरचनाएं होती हैं।
और इसी तरह ये राइजोइड्स जो ब्रायोफाइट में पाए जाते हैं वो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे हेयर लाइक संरचनाएं होती हैं। तो मैंने रेड से यहाँ डिनोट करने का मतलब ये एल्गी से कुछ समानता शो करते हैं। दूसरा है दे लैक वैस्कुलर टिश्यू, इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता। जाइलम का कार्य क्या है हम सब जानते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर, और फ्लोएम का काम क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल। तो ये पौधे, इनमें न तो जाइलम है न फ्लोएम है, इसका मतलब एल्गी भी नॉन वैस्कुलर है, तो कुछ समानता शो करते हैं ये। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है दे डोंट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। तो इनमें फ्लावर्स और सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होता। ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। अभी मैं आपको बता रही थी मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट आगे चल करके स्पोरोफाइट की संरचना बनाता है और उनमें स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ये कुछ देखिए ग्रीन से शो करने का मतलब टेरिडोफाइट्स में भी स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो ये कुछ संरचनाएं मिलती हैं टेरिडोफाइट से। नेक्स्ट है एम्ब्रियो इज फॉर्म। अभी मैंने बताया मेल और फीमेल गैमेट से जाइगोट का बनना, और जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो का निर्माण करता है। निश्चित रूप से ब्रायोफाइट में ये एम्ब्रियो रेस्टिंग पीरियड या लॉन्ग स्टेज नहीं होती, ये तुरंत आगे डिवीजन करके मल्टी सेलुलर न्यू फेज यानी स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। आगे चलते हैं, यही टू डिस्टिंक्ट फेजेस ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल में पाई जाती हैं। पहला है गैमेटोफिटिक फेज और दूसरा है स्पोरोफिटिक फेज। गैमेटोफिटिक मींस ये हैप्लॉइड फेज होती है, जहां मेल और फीमेल गैमेट का निर्माण करता है, यानी वो पौधे जो कि मेल और फीमेल गैमेट बनाते हैं उसको गैमेटोफाइट कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, और ये इंडिपेंडेंट स्टेज होती है। ये ग्रीन होती है, ग्रीन का मतलब कहने का इसमें क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट वेल डेवलप्ड होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये फेज लॉन्ग होती है। तो ये फेज स्पोरोफिटिक फेज से मॉर्फोलॉजिकली कंप्लीटली डिफरेंट होती है, जबकि स्पोरोफिटिक फेज गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होती है, नॉन ग्रीन होती है और ये शॉर्ट लिव्ड होती है। जब स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है तो इसकी साइकिल, इसका पीरियड खत्म हो जाता है। ये दोनों फेजेस मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज। तो ये पूरी लाइफ साइकिल में पीढ़ी का एकांतरण दिखाती है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है। चलिए आगे जानते हैं कि ये ब्रायोफाइटा जिनकी हम बात कर रहे हैं ये कहाँ कहाँ धरती पर पाए जाते हैं। तो ये ब्रायोफाइटा लगभग इनकी 960 जीनस है और 24,000 स्पीशीज है, और ये धरती पर हर जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापी हैं, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड आर फाउंड ग्रोइंग बोथ इन टेम्परेट। देखिए मैंने यहाँ येलो से शो किया है, ये हमारी धरती है जो कि स्लाइटली ओवल शेप है। यहाँ पर ये येलो रीजन्स जो है ये क्या है, टेम्परेट जोन, हिंदी में इनको शीतोष्णीय भाग कहते हैं। यहाँ पर शीतोष्णीय मतलब शीत भी है और उष्ण भी है, यानी ये वार्म रीजन्स है, ये कम गर्म प्रदेश है, यहाँ पर भी पाए जाते हैं। और ट्रॉपिकल रीजन्स यानी इक्वेटर के दोनों तरफ पाए जाने वाले रीजन्स, जिसको हमने यहाँ ऑरेंज से शो किया है, ये हॉट रीजन्स है, वहां भी पाए जाते हैं। हॉट रीजन्स में आप कहेंगे ना इनको तो पानी की आवश्यकता है, हॉट रीजन्स में बारिश बहुत आयत होती है। जैसे हमारी कंट्री थोड़ी सब ट्रॉपिकल है, तो ट्रॉपिक्स, हॉट ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स इनमें पाए जाते हैं बहुतायत में, और टेम्परेट जोन में भी पाए जाते हैं। इनके अलावा ये धरती से ऊपर यानी ऑल्टीट्यूड हाइट पे भी पाए जाते हैं, पहाड़ों पर भी 4,000 से 8,000 फीट तक पाए जा सकते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपॉलिटन है। अगर हम भारत की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, तो ये हिली एरियाज और प्लेन्स दोनों में पाए जाते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले बता ही रही थी कि 4,000 से 8,000 फीट तक पाए जा सकते हैं। भारत में, इंडिया में ये नीलगिरी हिल्स और हिमालयाज में एबंडेंट है, लग्जरियंट ग्रोथ होती है इनकी, जहां पर कुल्लू, मनाली, शिमला, दार्जिलिंग, डलहौजी और गढ़वाल मेन रीजन्स हैं, हिली रीजन्स जहां पर ये पाए जाते हैं। अगर ईस्टर्न हिमालयाज की बात करें तो ईस्टर्न हिमालयाज रिचेस्ट सोर्स है हमारे लिए ब्रायोफिटिक फ्लोरा का, वहां पर घनी आबादी होती है, या यूं कहें कि ईस्टर्न हिमालयाज ब्रायोफिटिक फ्लोरा के मामले में धनी है, यानी उनके पास ये फ्लोरा बहुत आयत में है। अगर प्लेन्स की बात करें तो कुछ स्पीशीज हमारे प्लेन्स पे भी हैं। इनमें जो आप लोग पढ़ चुके हैं, फ्यूनेरिया इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा, रिक्शिया मार्केंशिया, अगर पीजी के स्टूडेंट हैं तो उन्होंने इसमें पढ़ा होगा। तो रिक्शिया मार्केंशिया फ्यूनेरिया
ये अधिकतर हमारे प्लेन रीजन्स में पाए जाते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे और भी प्लांट्स हैं जो कि डायफिटिक प्लांट्स हैं, वो हमारे प्लेन्स में है। इनमें यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और साउथ इंडिया भी आता है। अगर हिल्स की बात करें, जो अभी मैं ऊपर आपको बता रही थी, हिल्स में ये यूजुअली समर और रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। अभी मैंने कहा ना, बहुत ठंडे प्रदेशों में ये नहीं पाए जा सकते, ये वार्म कंट्रीज में पाए जाते हैं, वार्म रीजन्स में पाए जाते हैं या हॉट रीजन्स में। तो हिली एरियाज में जिस समय बर्फ होती है उस समय ये नहीं पाए जाते, तो ये समर एंड रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। और विंटर इनके लिए रेस्ट पीरियड होता है। अभी हम लोग एम्फीबियंस की बात कर रहे थे, एम्फीबियंस भी विंटर में रेस्टिंग पीरियड, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, विंटर स्लीप में। इसी तरह रेप्टाइल्स भी विंटर स्लीप करते हैं, तो ये पौधे भी विंटर स्लीप करते हैं। तो आप पूछ सकते हैं कि भाई विंटर स्लीप का क्या मतलब है यहाँ पर, यानी इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और ये कुछ ऐसी रेस्टिंग बॉडीज बनाती है जिनको पैरिनेटिंग बॉडीज कहते हैं। विंटर में वो सॉइल सरफेस पे पड़ी रहती हैं और फिर जब इनको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, फेवरेबल कंडीशन समर और रेनी की मिलती हैं, तो ये ग्रो करके एक न्यू प्लांट बना लेती हैं। और अगर हम लोग प्लेन्स की बात करें तो इनका रेस्टिंग पीरियड उल्टा, यानी समर होता है, ड्राई कंडीशंस में ये ग्रो नहीं कर सकते, और फिर विंटर के ऑनसेट पर या रेनी सीजन में ये ग्रो करके अपना रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव ग्रोथ करके न्यू प्लांट्स बनाते हैं। ये एक मैंने पेपर लिया है 2013 का, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया को लेकर के। इसमें बहुत सारी लिस्ट दी गई है, आप चाहें तो इसको जाकर के स्टडी कर सकते हैं। ये सतीश एंड रामचंद्रन 2013 का पेपर है, जिसमें करंट स्टेटस ऑफ ब्रायोफाइट्स इन इंडिया दिया गया है। रिसर्च गेट पे आपको जाके मिल जाएगा। एनलिस्ट किया गया है कि इंडिया में 2489 टेक्सा of bryophytes reported from India, जिसमें से 1786 species of 355 genera of mosses, likewise 675 species and 121 genera of liverworts, 25 species and 6 genera of conifers. So I am skipping this, you can go through it। और पूरी लिस्ट इसमें दी गई है, बहुत सारे नेम्स हैं जिनको कि आप लोग पढ़ सकते हैं, कुछ याद कर सकते हैं, क्योंकि सब याद करना मुश्किल होता है। आइए देखते हैं हम इनको पहचाने कैसे। कुछ करेक्टर्स तो मैंने आपको बता दिए इंपॉर्टेंट, अब देखने पर हमको पहचानना आना चाहिए। सबसे पहला होता है कि एल्गी से ये कैसे डिफरेंट है। हम लोग कहीं नल के आसपास पानी जमा हो या पॉट में पानी भर के रखा हो, वहां पर जो देखते हैं स्लाइमी, चिपचिपी, चिकनी, वो क्या है, एल्गी है, यानी थैलोफाइट्स है। मैंने केवल 4 ग्रुप यहाँ थैलोफाइट्स के लिए हैं। वैसे फिश का क्लासिफिकेशन आप पढ़े तो 11 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू पिगमेंटेशन एंड स्ट्रक्चर। तो ब्लू ग्रीन एल्गी इन सब से अलग है, क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया के बहुत क्लोज है, इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, यानी ये प्रोकैरियोटिक एल्गी है। इसी तरह ये समुद्र के आसपास, पानी के आसपास फ्रेश वाटर में भी पाई जा सकती है। ग्रीन एल्गी जनरली फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर में पाई जाती है। ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या और हायर एल्गी जो है, रेड एल्गी को हम सबसे ज्यादा इवॉल्व एल्गी बोलते हैं, जिसमें कि कुछ ऐसा लगता है स्ट्रक्चर लीफ लाइक है, स्टेम लाइक है, बट होता नहीं है। दीज आर नॉट ट्रू स्टेम एंड लीव्स, लेकिन ये अपीयर करते हैं, तो थोड़ी सी ज्यादा इवॉल्व है। ये समुद्र के आसपास पाए जाते हैं, यानी एल्गी जनरली एक्वेटिक है। आगे बढ़ते हैं तो हम ब्रायोफाइट्स पे आते हैं। ये लोअर ब्रायोफाइट्स हैं, जिनको हम लिवरवर्ट्स कहते हैं। तो लिवरवर्ट्स नाम शो कर रहा है लिवर लाइक। इनको कैसे पहचाना जाए कि जैसे लिवर की संरचना होती है, कुछ उससे मिलते जुलते हैं। तो ये तो इसका डायग्रामेटिक व्यू है। अगर हम वर्चुअली देखें तो ये ग्रीन प्लांट्स हैं। They have well developed chlorophyte like higher plants. They perform good photosynthesis like higher plants, but their structure is very simple, very primitive and not evolved। तो इसका मतलब ये लिवरवर्ट लाइक, लिवर जैसी फ्लैशी वाटर स्टोरेज संरचनाएं या स्पॉन्जी संरचनाएं हैं। अगर रिक्शिया की बात करें तो ये स्पेसिफिक ग्रोथ करके रोजेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये भी रिक्शिया और ये भी रिक्शिया है। ये रिक्शिया की विशेष स्पीशीज है जो कि पानी में पाई जाती है, जिसको रिक्शिया फ्लूइडेंस कहते हैं हम। और ये रिक्शिया ग्लौका है। ये रोजेट लाइक स्ट्रक्चर यानी छोटे रोज की जैसी संरचना बनाता है। क्यों? क्योंकि इसमें डाइकोटोमी पाई जाती है, और इक्वल डाइकोटोमी इसको बराबर ग्रोथ करने के लिए हेल्प करती है। और जब ये बराबर ग्रोथ करता है तो लगता है गोल 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 स्पॉट्स बन रहे हैं, वॉट्स जिनको कहते हैं। और ये लिवर लाइक है, इसलिए इनको लिवरवर्ट्स कहते हैं। ये प्रिमिटिव लिवरवर्ट्स हैं जो कि क्लास हेपेटिक कॉप्सिडा में रखे गए हैं। हेपेटिक मींस लिवर, ऐसे पौधे जो कि लिवर लाइक हों। और ये चूंकि स्टेम, रूट एंड लीव्स में डिवाइडेड नहीं है,
तो मैंने तो अभी बताया था आपको कि इसमें ट्रू रूट्स नहीं पाई जाती, तो राइजोइड्स हैं, राइजोइड सभी में पाए जाते हैं। तो ऐसी संरचनाओं को थैलोस कहते हैं, यानी थैलस लाइक। तो यहाँ पर रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड नहीं होते। इसी में और एग्जाम्पल आगे लेते हैं तो मार्केंशिया। अब आपके कोर्स में ग्रेजुएशन में रिक्शा मार्केंशिया आपने पढ़ा होगा, अगर पीजी के बच्चे हैं या जो बीएससी के बच्चे हैं वो पढ़ने जा रहे होंगे, तो वो इनमें डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। इसमें इक्वल डाइकोटोमी होती है, डाइकोटोमी मार्केंशिया में भी पाई जाती है, लेकिन अनइक्वल होती है, यानी एक थैलाई इक्वल में डिवाइड होता है डाइकोटोमस, लेकिन वो बराबर ग्रो नहीं करता जैसे कि रिक्शिया में बराबर ग्रो करता है। हम दोनों में अंतर भी कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। आप ये देख रहे हैं, ये मार्केशिया का ही थोड़ा एनलार्ज थैलस मैंने लिया है। ये सारी पिक्स मैंने गूगल से ली है या कुछ बुक से भी ली है। तो ये देख सकते हैं, इनमें कुछ स्पॉट्स दिखाई देते हैं। ये स्पॉट्स क्या है? पोर्स है। ये पोर्स रिक्शा में भी होते हैं, लेकिन जब हम थैलस का स्ट्रक्चर इंटरनली करते हैं तब हमें समझ में आता है ये स्पेसिफिक पोर्स हैं जो कि अपर एपिडर्मिस में स्पेसिफिकली गार्डेड होते हैं। तो ये दोनों के डिफरेंस को आप यहाँ देख सकते हैं। बस मैंने आपको पहचानने के लिए, आप कैसे पहचानेंगे लिवर वर्ड्स, और ये थैलॉइड टाइप के लिवर वर्ड्स हैं जो कि बिल्कुल प्रिमिटिव लिवर वर्ड्स कहलाते हैं। आगे चलते हैं तो लिवर वर्ड्स में लीफी लिवर वर्ड्स भी होते हैं, जिनमें ये एग्जाम्पल मैंने चूज किए हैं, पोरेला है, बजानिया है, फ्रुलेनिया है। आप देख सकते हैं इनमें जो थैलस है वो थोड़ा सा लीफी स्ट्रक्चर शो कर रहा है, बट है हिपैटिक लाइक ही, यानी स्पॉन्जी है, स्लाइमी है, और ये वाटर रिटेन कर सकती हैं। देखिए, आपको शाइनिंग सरफेस से भी समझ में आ रहा होगा कि बॉडी थोड़ी स्लाइमी एंड थिक है। तो ये लीफी लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं। ट्रू लीव्स नहीं होती, बट ये लाइक लीव शो करते हैं, इसलिए इनको लीफी लिवर बर्ड्स कहते हैं। अब थोड़े से और हाईली इवॉल्व की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे, मैंने दूसरा क्लास लिया है एंथोसिरोटॉप्सिडा, यानी हॉर्नवर्ड्स। इनको हॉर्नवर्ड्स क्यों कहते हैं? इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी स्पोरोफाइट, हम लोग बात कर रहे थे गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट बनता है, ये कुछ हॉर्न लाइक दिखाई देता है। ये आप देख रहे होंगे संरचनाएं, शॉर्ट हॉर्न और लॉन्ग हॉर्न। तो ये एंथोसिरोटॉप्सिडा की कुछ इंपॉर्टेंट जीनस है, एंथोसिरोस, डेंड्रोसिरोस, नोटोथाइलस, फियोसिरोस। इनकी संरचना होती तो लिवर वर्ट लाइक ही है, उसी तरह से ग्रो करते हैं, लेकिन संरचनात्मक अंतर होने पर इनको एक अलग क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा में रखा गया। जब आप और डिटेल पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि इनमें विशेषता क्या है जो हिपैटिकॉप्सिडा से अलग किया गया। इनमें एक सिम्बियोटिक एल्गी होती है, नॉस्टॉक, जो कि साइनोबैक्टीरिया का सदस्य है। वो इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, जो कि और दोनों क्लासेस में नहीं पाया जाता, यानी लोअर लिवर वर्ड्स में, लीफी या थैलॉइड में नहीं पाया जाता, या एंथोसिरोटॉप्सिडा से हायर क्लास में नहीं पाया जाता, जिनको हम मॉसेस कहते हैं। तो ये एंथोसिरोटॉप्सिडा है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा हाईली इवॉल्व क्लास है, जिनको कॉमनली मॉसेस कहते हैं। तो ब्रॉन ने तो मॉसेस कॉमन टर्म दी थी, बाद में क्लासिफिकेशन में वेरिएशन होता चला गया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, इवोल्यूशन ऑफ गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो धीरे धीरे इनको अलग कर दिया गया। ये मॉसेस अब हाईली इवॉल्व क्लास है, जिसको हम ब्रायोप्सिडा कहते हैं। या आप देख सकते हैं उनसे काफी अंतर है इसमें। इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, यानी एक्सेस जिसको कहते हैं। ये थोड़े बड़े पौधे जैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी हम आंख से भी इनको देख सकते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? ओल्ड वॉल्स पे पाए जा सकते हैं। यही मखमल वाले पौधे हैं जिनको शुरू में कहा गया वेलवेटी अपीयरेंस। बाकी पौधे मखमल जैसे नहीं लगते, थोड़े स्लाइमी होते हैं, थिक होते हैं, लेकिन ये वास्तव में छूने पे मखमल जैसे, रेशे जैसे लगते हैं। इनकी विशेषता ये है कि इनके स्पोरोफाइट एमर्ज है। बाकी में हम लोगों ने देखा था, जब हम अर्ली एल्गी और प्रिमिटिव एल्गी पढ़ रहे थे, यानी लिवरवर्ट्स पढ़ रहे थे, उसमें हमें बाहर संरचनाएं क्लियर नहीं दिखाई देती हैं, यानी स्पोरोफाइट धसा हुआ होता है उनमें। यहाँ पर स्पोरोफाइट इवॉल्व है। एंथोसिरोटॉप्सिडा में भी बाहर इजेक्टेड टाइप था, लेकिन हॉर्न लाइक था। यहाँ स्पोरोफाइट वेल डेवलप्ड होता है। इसमें देखिए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक इसकी सीटा कहलाती है, और ऊपर कैप्सूल है जो कि ग्रीन कलर के आप देख रहे हैं। ये फ्यूनेरिया है जो आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा था। ये गोनेटम और पॉलीट्राइकम है। तो ये हमको इस कैप्सूल के आधार पर, इनके लीफी स्ट्रक्चर के आधार पर अलग अलग जीनस को हम पहचान सकते हैं। ये ब्रायोप्सिडा में हाईली इवॉल्व्ड स्पोरोफाइट है जो कि हमें बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैंने आपको पहचानवाया कि आप ब्रायोफाइटा को पहचान सकते हैं। अब ब्रायोफाइटा से आगे की क्लास है टेरिडोफाइट। कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने ब्रायोफाइटा को थैलोफाइटा और टेरिडोफाइट्स के बीच में रखा था। तो ये टेरिडोफाइट्स हैं। अब मैंने नाम नहीं लिखा है, शायद कुछ बच्चे इसको पहचानते होंगे। ये है लाइकोपोडियम, ये है सेलाजिनेला, ये मार्सिलिया। उस तरह इवोल्यूशन के क्रम में ये प्रिमिटिव से हाईली इवॉल्व टेरिडोफाइट्स हैं। ये जो तीनों हैं ये हैं फर्न्स, जिनको हम कहते हैं हाईली इवॉल्व टेरिडोफाइट्स। ये ड्रायोप्टेरिस एंड टेरिस है। तो इस तरह से हम अंतर कर सकते हैं इवोल्यूशन के आधार पर एल्गी से लेकर के टेरिडोफाइट्स में क्या क्या बदलाव हुए और क्यों हम टेरिडोफाइट्स को इनके बीच में, एल्गी और टेरिडोफाइट के बीच में रखते हैं। आगे चलते हैं हम अकरेंस एंड हैबिटेट के आधार पर। अगर हम देखें, अभी हमने कुछ पिक्चर देखे कि कहाँ कहाँ रॉक्स पे ग्रो कर सकते हैं, पानी के आसपास है या एक्वेटिक भी हो सकते हैं। उस आधार पर अगर हम लोग इनके करेक्टर्स को स्टडी करें, या इनको हम अकरेंस या हैबिटेट कहते हैं, या आवास इनका, ये कहाँ रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण होता है और ये आवास होता है। तो ब्रायोफाइट्स ग्रो डेंसली इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस and form thick carpet or mat like structure on damp soil, नमी वाली मिट्टी पर, नमी वाले रॉक्स पर, bark of trees especially during rainy season। ये महत्वपूर्ण है, यानी वाटर की जरूरत है इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। Majority of species are terrestrial, but a few species grow in fresh water or called aquatic species। एग्जाम्पल मैंने रिक्शिया फ्लुइटेंस का लिया था, वाटर प्लांट है। रिक्शियोकार्पस नेटेंस, रिएला और भी बहुत सारे एक्वेटिक स्पीशीज हैं। देन ब्रायोफाइट्स नॉट फाउंड इन सी, ये समुद्री जल में नहीं पाए जाते। बट सम मॉसेस ग्रो नियर सी इन द सर्विसेज ऑफ रॉक्स, जो चट्टानें होती हैं उनकी खांचों में पाए जाते हैं। और पानी में जब लहर आती है तो वो समुद्री लहर से एक तरह से इनको नहराती हुई चली जाती है, यानी भिगोती हुई चली जाती है। तो वाटर तो चाहिए ही इनको। हाँ, ये कंप्लीटली सॉल्ट वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते। इनमें बहुत कॉमन स्पीशीज है ग्रीमिया मैरिटिमा। सम ब्रायोफाइट्स आल्सो ग्रो इन डाइवर्स हैबिटेट्स लाइक, जैसे बॉग एरिया में, यानी सर्दी गलती वाली जगह पर जो ग्रो करते हैं, सैग्नम है। एपिफिटिक यानी दूसरे पौधों पर ग्रो करते हैं, डेंड्रोसिरोस है। एपीफिलस यानी दूसरे पौधों की पत्तियों पे ग्रो करते हैं, रेडुला प्रोटेंसा है। देन जीरोफिटिक यानी ड्राई कंडीशंस में मरुस्थलीय भूमि में ग्रो कर सकते हैं, पॉलीट्राइकम जूनिपेरम कॉमन मॉस है। ओल्ड वॉल्स पे ग्रो कर सकते हैं, टॉर्चुला म्यूरेलिस है, ये भी मॉस है। डेजर्ट में भी जो बिल्कुल रेतीला हो वहाँ पे टॉर्टुला डेजर्टोरम है। देन ड्राई रॉक्स पे ग्रो कर सकते हैं, रेनी सीजन में रिप्रोडक्शन करते हैं, पोरेला प्लेटिफिला है। देन कुछ सैप्रोफिटिक होते हैं, मृतोप जीवी होते हैं, जिनमें मॉसेस हैं जो हाईली इवॉल्व ब्रायोप्सिडा है, बक्सबोमिया एफिला, और लिवरवर्ट्स हैं जो कि लोअर ब्रायोफाइट्स है, क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस। Some bryophytes are reported from geological times, यानी फॉसिल ब्रायोफाइट्स भी हैं। हम कह सकते हैं इतने सॉफ्ट और डेलिकेट प्लांट्स, इनके फॉसिल्स कहाँ मिलेंगे। लेकिन कुछ मॉसेस थोड़ी हार्ड होते हैं जिनके की फॉसिल प्लांट्स हमको मिले हैं। सीनोजोइक से मसाइटिस की स्पीशीज है, और इसके अलावा पेलियोजोइक से हमें कोनोसिफेलम और मार्केशिया की स्पीशीज रिपोर्ट की गई हैं। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे। ब्रीफ आइडिया अबाउट क्लासिफिकेशन लेते हैं। ग्रेजुएशन में तो आउटलाइन क्लासिफिकेशन है, लेकिन पीजी में आप लोग डिटेल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। लेकिन मैं ब्रीफ आइडिया आपको क्लासिफिकेशन का देती हूँ। डिफरेंट टाइम्स में ब्रॉन्ज से लेकर के और लेटेस्ट फ्रॉस्क्वायर तक की क्लासिफिकेशन में, जब ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर आया, बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए गए। लेकिन जो क्लासिफिकेशन हम आजकल फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू ICBN, दैट shows that Bryophyta is treated as division and divided into 3 classes. This system of classification was followed by Smith, Takhtajan, Wardlow, different years हैं, Schuster, but preferred to call class Anthocerotes यानी Anthoceroti, इसको कॉल किया गया। लेकिन जब ICBN 1956 में आ गया, तब सारे क्लासेस की सफिक्सेस को चेंज करके ऑप्सिडा में कन्वर्ट किया गया, and this should be used as class.
जो कि रॉथमेलर 1951 में इन्होंने ये कहा था कि ऑप्सिडा लिया जाए, लेकिन इसको फॉलो 1956 के बाद ही किया गया। अर्लियर हिपैटसी, एंथोसिरोटी और मसाई क्लासेस में ब्रायोफाइटा डिवीजन को डिवाइड किया गया था। बाद में दीज क्लासेस हैज बीन चेंज्ड इनटू हिपैटिक ऑप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा, कॉमनली लिवरबर्ड्स, हॉर्नबर्ड्स एंड मोसेस। तो एक जनरल व्यू क्लासिफिकेशन का देखते हैं। ब्रायोफाइटा treated as division divided into 3 classes: Hepaticopsida, liverbirds; Anthocerotopsida, hornbirds; and Bryopsida, mosses. These are further divided into orders, 4 orders under Hepaticopsida: कैलोब्राइल्स, जिसमें कॉमन प्लांट है कैलोब्रायम; जंगरमैनियल्स, जंगरमैनियल्स में 2 पार्ट्स में इसको सब डिविजन किया गया, सब ऑर्डर्स में, लीफी जंगरमैनियल्स एंड haloid जंगरमैनियल्स। देन मार्केंशियल्स एंड स्टेरोकार्पेल्स। मार्केंशियल्स में आप पढ़ते हैं 2 फैमिलीज, मार्केंशियसी जिसमें मार्केंशिया और रिक्शियसी, रिक्शिया। एंथोसिरोटॉप्सिडा में सिंगल ऑर्डर क्लास है। एंथोसिरोटेल्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि 5 जीनस आते हैं, 5 जीनस में एंथोसिरोस कॉमन है, जो कि क्लासेस में आप स्टडी करते हैं। एंथोसिरोस, डेंड्रोसिरोस, फियोसिरोस, मेगासिरोस एंड नोटोथाइलस। देन ब्रायोप्सिडा को फर्दर डिवाइड किया गया 5 ऑर्डर्स में: स्फैग्नेल्स, स्फैग्नम, एंड्रियल्स, इसमें एंड्रिया, ब्राइल्स, ब्राइल्स में बहुत सारे हाईली इवॉल्व मॉसेस हैं। देन पॉलीट्राइकल्स, जिसमें पॉलीट्राइकम एंड पोगोनेटम है। बक्स बॉमियल्स, अभी हमने पढ़ा था सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट है बक्स बॉमिया। सो दिस इज अबाउट ब्रीफ आइडिया ऑफ द क्लासिफिकेशन. दिस क्लासिफिकेशन is based on many criteria. Hepaticopsida, primitive class, and Bryopsida, highly evolved class. So from primitive to highly evolved class, this classification is basically depends. Then further more characters has been chosen. वो क्या characters लिए गए? Thallus structure means form of the bryophyte, thalloid form है, intermediate form है, leafy form है, इस तरह से divide किया गया। इसमें internal division भी ऐसे ही है कि leafy forms, thalloid forms में divide किया गया। इसी तरह से Bryopsida में भी less evolved to highly evolved characters लिए गए। इसी तरह से gametophytic evolution, then sporophytic evolution के आधार पे भी है। Hepaticopsida में generally embedded sporophyte है, then इवॉल्व और इजेक्टेड स्पोरोफाइट है एंड हाईली डेवलप्ड स्पोरोफाइट है। यानी स्पोरोफाइट में भी कुछ डिवीजन उनके पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ेंगे। तो जैसे अगर हम स्पोरोफाइट लें तो कहते हैं स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इट हैज 3 ऑर्गन्स, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। बट इन हेपेटिकॉप्सिडा जनरली सीटा इज नॉट elongated or short seta is present as in Markensia. But if we come to Anthocerotopsida, seta is short, foot is bulbous, and capsule is very long. And the largest sporophyte is found in Anthocerotopsida. In Bryopsida, we have foot, seta, and capsule, highly evolved. All the 3 parts are present with different or varying length. इसके अलावा अगर कैप्सूल की बात करें तो उसमें भी इवोल्यूशन है उसके कैप के आधार पर। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासिफिकेशन को लिया। So this is about brief idea of the classification. So thank you all students and colleagues for listening patiently my lecture. Thank you all.